हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा, नए लेक्चर में 5 से 10 मिनट में पहले पिछला रिवीजन करा दूं ताकि याद आ जाए कर क्या रहे थे और क्यों कर रहे थे। बेटा, हमने ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था। बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर का बेस क्या था पहले मैं फटाफट से याद कराता हूँ। अब मेरे को चाहिए कि 10 मिनट में रिवीजन खत्म हो, आप सब सामने ही देखना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यों बना रहे हैं बेटा? समरी ऑफ अकाउंट्स है। जर्नल एंट्री देखकर बेटा कोई नहीं बता सकता कि बिजनेस में चल क्या रहा है, ठीक है ना। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में जर्नल एंट्री एक एक दिन की 3-3 हजार है। कहां से कोई डिसाइड कर लेगा कि क्या हुआ होगा इन 3,000 जर्नल एंट्री की वजह से? और साल के 365 दिन, तो भैया हाल ही खराब हो जाए एक ऑर्गेनाइजेशन के। उसके बाद अगर आप लेक्चर बनाते हो, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स करते हो, बेटा वो भी क्या कुछ कर लेगा? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि कंप्रेस कर देगा अकाउंट्स को? 50% अभी भी बर्डन रह जाएगा। अगर जर्नल एंट्री का बर्डन कई लाखों पेज का है तो कुछ हजारों पेज का बर्डन अभी भी रह जाएगा लेक्चर बनाने के बाद भी। ट्रायल बैलेंस बनाना समरी ऑफ अकाउंट्स है, बट बेटा ट्रायल बैलेंस भी उतना क्लियर व्यू नहीं देता। ट्रायल बैलेंस से ये तो पता लग जाता है कि हाँ टोटल एसेट्स बिजनेस में इतनी है, हाँ टोटल लाइबिलिटी बिजनेस में इतनी है, हाँ टोटल सेल इतनी हुई है, हाँ टोटल परचेज इतनी हुई है, टोटल खर्चे इतने हुए हैं। प्रॉफिट लॉसेस वो भी कैलकुलेट नहीं करता। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है समराइजेशन ऑफ अकाउंट्स तो करना ही करना, एज वेल एज प्रॉफिट एंड लॉसेस भी कैलकुलेट कराना, जो बेटा इससे पहले का कोई भी कुछ नहीं कैलकुलेट करा पाता, ना ट्रायल बैलेंस, ना लेक्चर, और ना ही बेटा जर्नल एंट्री। तो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दिया था। बेटा इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं 2 अकाउंट बनाऊंगा और एक स्टेटमेंट। 2 अकाउंट में बेटा पहले अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे अकाउंट का नाम है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बेटा स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट। ये वही स्टेटमेंट है बेटा जो अकाउंटिंग इक्वेशन के टाइम से बनाते आ रहे हो, पर बेटा इसमें बहुत आगे अभी मुझे बढ़ना है, ठीक है जी। बहुत कुछ ऐसी बातें करनी है जो अभी आपने सीखी नहीं है बेटा, क्योंकि आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग उस टाइम पर उतना नहीं था। अभी बेटा मैंने ट्रेडिंग अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया था। किसी भी अकाउंट की तरह इसमें भी बेटा 2 ही साइड होती है। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड एंड राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट के बिल्कुल नीचे हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो लिखते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। साथ ही साथ बेटा इसके नीचे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि मैंने अभी स्पेस नहीं छोड़ा तो मैं ब्रैकेट में यहाँ साइड में लिख देता हूँ फॉर द पीरियड। किस पीरियड के लिए बना रहे हो ये भी लिखोगे। अगर क्वेश्चन में पीरियड ना दिया हो तो बेटा डैश 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 कर देना, वरना बेटा अगर पीरियड दिया हो तो पीरियड बता देना कि 1 अप्रैल 23 से 31 मार्च 24 के लिए। बेटा किसी भी लेक्चर में टोटल तो एक साइड पर 4 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। जेएफ का कॉलम यूजलेस है, फर्स्ट डे से पता है, तो जेएफ तो हटाया ही हटाया। साथ में बेटा हमने डेट का कॉलम भी हटा दिया, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर पूरा खत्म होने के बाद हम ये अकाउंट प्रिपेयर करते हैं एक ही दिन बैठकर, ठीक है जी। तो हमें डेट की कोई जरूरत नहीं है, एक ही दिन में सब कुछ कर रहे हैं। डेट का कॉलम है नहीं, तो बेटा पहला कॉलम यहाँ पर्टिकुलर्स होगा, सेकंड कॉलम इज ऑफ अमाउंट। सेम वे बेटा राइट हैंड साइड में भी पर्टिकुलर्स और इसके बाद होगा बेटा अमाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा गिन के 5 बातें जा सकती हैं, छठी कभी कोई बात होगी, गिन के बस 5। सबसे पहली आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, शिवम क्या लिखते हैं? हालात देखो भाई साहब, 5 दिन क्या हुआ है, दिमाग भी घर ही छोड़ा है तू तो। बेटा सबसे पहली आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं वो लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक, साल के पहले दिन का स्टॉक। उसके बाद क्या लिखते हैं स्पर्श हैं? हाँ कुछ तो लिखते होंगे, बिल्कुल कुछ तो लिखते ही होंगे। घबराना, टीचर भी ऐसे कहेंगे कुछ तो मार्क्स दे ही सकते हैं, 0 भी तो मार्क्स ही होते हैं, कुछ तो देना ही चाहिए टीचर को तुम्हें। हाँ भाई, देख लिया था। मतलब मैं इतनी स्ट्रगल कर रहा हूं ये चैप्टर पढ़ाने में, तुमने ऐसी कर दी है भैया चैप्टर की। बेटा लिखते हैं तो नेट परचेजेस, मतलब परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न।
परचेसेस में से परचेस रिटर्न माइनस कर दो तो जो बचेगा उसे हम नेट परचेसेस बोलते हैं। नेट परचेसेस की फिगर आपको बाहर लिखनी है, वरना इनर कॉलम में लिखनी है परचेस माइनस परचेस रिटर्न की फिगर। और अगर बेटा मैं क्रेडिट साइड लिख दूं तो सबसे पहली आइटम जो लिखी जानी चाहिए वो है नेट सेल्स, मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। बेटा माइनस फिगर आपको नहीं लगानी, ठीक है ना, हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे माइनस फिगर के लिए, जैसा कि मैं कर रहा हूं। ठीक है जी। क्रेडिट साइड में एक और आइटम लिखते हैं बेटा हम, क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। और डेबिट साइड में बेटा हम एक और खर्चे का नाम लिखते हैं टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर मैंने स्टार लगाया था और सारे खर्चों को डिफाइन किया था, करेंगे एक करके उसकी बात भी। बेटा किसी भी अकाउंट का काम क्या होता है, जब सारी फिगर्स आप लिख चुके हो तो उसको क्लोज करो। और किसी भी अकाउंट को क्लोज कैसे करते हैं बेटा, बैलेंसिंग करके। हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड, आप दोनों साइड का टोटल करो इन तरफ, जो ज्यादा हो वो दोनों तरफ चिपका दो। बेटा जो भी ज्यादा था मैंने दोनों तरफ चिपका दिया। मान लो क्रेडिट साइड ज्यादा थी, अगर मेरी क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ज्यादा है, क्रेडिट साइड क्या लिखे जाते हैं, इनकम्स। नॉमिनल अकाउंट याद करो, इनकम और गेन्स। बेटा अगर मेरी इनकम और गेन ज्यादा है मेरे एक्सपेंसेस और लॉसेस से, तो जो रिजल्ट आएगा उसका नाम क्या है, प्रॉफिट ही आएगा। बेटा इस प्रॉफिट को हम बोला करते थे ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और अगर बेटा मैं कहूं डेबिट साइड बड़ी होती मेरी क्रेडिट साइड से, तो जो रिजल्ट आता उसका नाम होता ग्रॉस लॉस, यहां लिखता बाय ग्रॉस लॉस ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस, यही काम करता। अब बेटा रही डायरेक्ट खर्चों की लिस्ट, यहाँ बेटा हमने 9 खर्चे पढ़ लिए थे, पर उससे पहले मैं हिंट दे देता हूँ। बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में भी डेबिट साइड खर्चे जाते हैं, बिल्कुल नीचे अगली लाइन से ही मैं P&L अकाउंट बनाना शुरू करूंगा, उसमें भी खर्चे ही जाएंगे। तुम्हारे चक्करों में भाई साहब जो अगले दिन काम हो जाता है वो तीसरे दिन में काम नहीं हो पाता। बेटा इसके बिल्कुल नीचे मैं P&L अकाउंट बनाना शुरू करूंगा, P&L अकाउंट में भी खर्चे ही लिखूंगा, बस इस खर्चे और इस खर्चों में कुछ फर्क होता है। बेटा अगर इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं तो बेटा P&L अकाउंट में जाने वाले खर्चों को हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। बेटा ये परचेज प्रोडक्शन के खर्चे हैं, जो यहाँ जाएंगे खर्चे वो परचेज और प्रोडक्शन के हैं, जो बेटा P&L अकाउंट में जाएंगे वो सेल्स के खर्चे। बेटा ये फैक्ट्री के खर्चे हैं और ये ऑफिसेस के खर्चे। तो डायरेक्ट खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे, परचेज प्रोडक्शन के खर्चे, सेल्स के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे, ऑफिस के खर्चे। मैंने कहा था ये 6 बातें याद रख लो अगर बचना है इस चैप्टर से, तो सबसे आसान बनेगा अगर 6 बातें याद रही। अब बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस की एक लिस्ट थी जिसमें हमने सबसे पहले डिसाइड कर लिया था, क्योंकि हमने बोल दिया फैक्ट्री के खर्चे जाएंगे तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग कभी भी लिखा जाए तो बेटा बात सिंपल सी यही है कि ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। उसके बाद बेटा हमने सेकंड खर्चा डिसाइड कर दिया था गैस, ऑयल, पेट्रोल एंड डीजल, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। बेटा गैस और कोल का इस्तेमाल कहां करता हूं, ऑफिस में, ये तो फैक्ट्री में यूज होंगे मेरे। थर्ड खर्चा था वेजेस, चौथा था वेजेस एंड सैलरी। फर्स्ट वर्ड इज इंपॉर्टेंट, अगर पहला वर्ड सैलरी होगा या सैलरी एंड वेज होगा तो हमेशा ध्यान रखना ऑफिस में काम करने वालों को सैलरी दी जाती है, फिर वो P&L अकाउंट में दिखाऊंगा, अदरवाइज कहां दिखाता रहूंगा इसको, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग बात करी हमने, फिर हमने बात करी गैस, ऑयल, पेट्रोल, डीजल, उसके बाद वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, कोई दिक्कत तो नहीं। फिफ्थ वन पूरा पॉइंट कैरेज के ऊपर था, कैरेज वर्ड आए, फ्रेट वर्ड आए, कुछ ना गए सर कैरेज फ्रेट का, हमेशा ध्यान रख लेना बेटा गुड्स खरीदने का खर्चा है, अगर कुछ ना गए, ठीक है जी। कैरेज इनवर्ड गए, फ्रेट इनवर्ड गए, बेटा इनवर्ड वर्ड वैसे भी बेटा परचेज के लिए लग रहा है, और कह दे कैरेज ऑन परचेज या फ्रेट ऑन परचेज, वो तो है ही परचेज का खर्चा। तो ये 6 में से कोई भी वर्ड आ जाए सीधा ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर मैं कहूं कैरेज ऑन सेल्स या कैरेज आउटवर्ड या फ्रेट आउटवर्ड, ये P&L अकाउंट का खर्चा है बेटा। आउटवर्ड वर्ड सेल के लगाया जाता है, सेल के सारे खर्चे कहां जाने चाहिए, P&L अकाउंट में जाने चाहिए। फिर बेटा एक और खर्चा आता, मैंने नाम बोला था इसका, हिंदी मतलब ये बताया था ऑक्ट्रॉय, हिंदी में बोलते हैं चोंगी। और मैंने बताया था बेटा आपके यहाँ पर शहर में 3 चोंगी क्यों बनाई गई थी, पुरानी चुंगी, जेल चुंगी और हसनपुर चुंगी। यहाँ पर टैक्स इकट्ठा होता था,
जैसे ही सहारनपुर में गुड्स एंट्री लेता था बेटा, यहाँ टैक्स देना पड़ता था गुड्स की एंट्री पर, जिसको हम ऑक्ट्रॉय बोलते थे। कब का एबोलिश हो गया। पर मैं ये नहीं कह सकता कि बेटा आपके टीचर्स लोग देंगे नहीं पेपर में, बिल्कुल दे सकते हैं, मुझे पता है उनके हाल। ठीक है जी। सेवेंथ वन इंपोर्ट ड्यूटी, एट्थ वन डॉक चार्जेस, दोनों गुड्स खरीदने के खर्चे। फॉरेन से गुड्स खरीदा, इंडिया पहुंचा, आओ जी डॉक चार्जेस दे दो, हमारे कस्टम पोर्ट में हमने संभाल के रखा हुआ है, उसके पैसे दे दो, और आओ इंपोर्ट ड्यूटी भी दे दो क्योंकि आपने गुड्स इंपोर्ट किया, दोनों गुड्स खरीदने के खर्चे। और नाइन्थ वन बेटा, उस दिन मैंने टाइम लगाकर समझाया था, स्टोर्स कंज्यूम। और मैंने ये भी बताया था स्टोर्स कंज्यूम पेपर में कभी भी डायरेक्टली गिवन नहीं होता, उसको कैलकुलेट करना पड़ता है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स प्लस परचेज ऑफ स्टोर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टोर्स। तो स्टोर्स मतलब कुछ और नहीं बेटा, इन्हें बोलते हैं कंज्यूमेबल्स अपनी भाषा में। कंज्यूमेबल मतलब ग्रीसिंग, ऑयलिंग। ठीक है जी। अब वीडियो देखना तो ज्यादा, तो तभी पता लगेगा। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा इसके बाद ना मैंने दो फॉर्मूला का डिस्कशन कर लिया था लास्ट लेक्चर में। एक बेटा एडजस्टेड परचेज, एक बेटा टर्म आई थी एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज बेटा अगर कभी भी पेपर में टर्म गिवन हो तो बता देता हूं बेटा, तीन चीजों से मिलकर बनती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आओ जी समझते हैं इसके बारे में। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर कोई चीज यहां पर मुझे क्रेडिट साइड में दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है क्रेडिट साइड में चीज लिखी हुई है, मैंने सेल्स भी लिखी हुई है, क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा हुआ है, और ये चीज मुझे डेबिट साइड में दिखाई दे रही है। अगर मैं चाहूं कि मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को ना क्रेडिट साइड में डेबिट साइड दिखाना चाहता हूं, क्या मैं दिखा सकता हूं या नहीं? देखो बेटा मैं बिल्कुल दिखा सकता हूं इसको। देखो वैसे तो अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन यही है, पर अगर मैं फिर भी बड़ा इमरजेंसी है मेरे को, मैं तो दिखाना ही चाहता हूं, तो मैं बेटा क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट साइड दिखा सकता हूं। बट कैसे? माइनस में, साइन बदल दो इसका। बेटा अगर क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में प्लस होता है, अगर आप इसको डेबिट में लेकर जाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस में दिखाना पड़ेगा। और ये बात मैंने उस दिन एंश्योर भी की थी दो चीजों से। परचेज रिटर्न की तरफ देखो, परचेज क्या होती है हमेशा? डेबिट। तो परचेज रिटर्न क्या होती है? क्रेडिट। अगर परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है, मैंने क्रेडिट में दिखा रखी है, ये तो डेबिट साइड दिखा रखी है। पर बेटा अगर डेबिट साइड दिखा रखी है तो क्या कर रखा है? माइनस में दिखा रखी है। सेम वे सेल्स रिटर्न के बारे में सोचो ना, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है तो क्रेडिट में दिखा रखी है। सेल रिटर्न हमेशा क्या होती है? डेबिट होती है, दिखा रखी है डेबिट में दिखा रखी है सेल रिटर्न आपने, तो क्रेडिट साइड दिखा रखी है। तो बेटा अगर क्रेडिट साइड दिखाना तो करना क्या है? माइनस करना पड़ेगा बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आती है? अगर मैं अब क्लोजिंग स्टॉक को भी इधर दिखाना चाहूं तो क्या दिखा सकता हूं? अब बताओ बेटा मेरे को, ये बात तो कंफर्म करो, दिखा सकता हूं? बिल्कुल दिखा सकता हूं। करना क्या पड़ेगा? वो साइन बदल दो इसका, माइनस कर दो, तो ही दिखा सकते हो। ठीक है जी। अब मैं कहता हूं बेटा पेपर ने ना मुझे एडजस्टेड परचेज एक टर्म दे दी। अगर बेटा पेपर ने आपको एडजस्टेड परचेज दे दी ना, तो समझ लेना आपका ट्रेडिंग अकाउंट दो लाइन का रह गया। क्यों दो लाइन का रह गया? बेटा मैंने ना यहां से क्लोजिंग स्टॉक हटाया, आओ जी ये देखो, मैंने यहां से क्लोजिंग स्टॉक हटाया, इधर लिखना चाहता हूं ना मैं लिख सकता हूं। आप सबने मेरे को बताया कैसे लिखेंगे बेटा, माइनस में लिखेंगे। ये देखो मैंने लिख दिया माइनस टू क्लोजिंग स्टॉक, माइनस में लिखेंगे, लिख दिया माइनस में। ठीक है। एडजस्टेड परचेज क्या होती है? एडजस्टेड परचेज होती है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस, इन दोनों से मिलकर बना नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, और मैंने माइनस ही किया है। अगर क्वेश्चन एडजस्टेड परचेज दे दिया, यानी कि इन तीनों का वो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, यानी कि डेबिट साइड कौन कितनी आइटम जाएंगी? बस दो। एक तो टू एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज लिखने का मतलब है तीनों तो लिखे गए। फिर टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बस क्रेडिट साइड बाय नेट सेल्स, दो ही लाइनों का ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद जीपीआई या जीएलआई, ग्रॉस प्रॉफिट आया या ग्रॉस लॉस आया, वो तो अकाउंट क्लोज करते नहीं, निकालना ही पड़ेगा। क्लियर है बेटा बात? समझ में आ रही है बात? यानी कि एडजस्टेड परचेज में तीन चीजें तो समाई जाती है, खत्म ही हो जाती है। अभी तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? बात समझ में आ गई कि ट्रेडिंग अकाउंट एडजस्टेड परचेज देने के बाद कितनी लाइन का बनेगा? दो।
एडजस्टेड परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस बाय नेट सेल्स दिखाते रहो, उसके बाद जीपी या जीएल, जो भी क्वेश्चन की मांग है। एक फॉर्मूला क्लियर, तुम्हारी वजह से हो रही है मशक्कत बेटा। उसके बाद एक और फॉर्मूला की भी बात आती है, फॉर्मूला का नाम है कॉक्स। कॉक्स मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बेटा मतलब यह है कि जो मैंने गुड्स बेचा उसकी कीमत मुझे क्या पड़ी थी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स सोल्ड किया मैंने उसकी कॉस्ट मुझे क्या पड़ी थी, इसका मतलब ये हो। ठीक है जी, मैं समझाऊंगा, मेरा पर्पस रटवाना नहीं है बेटा किसी भी हाल में। आज नहीं फंसोगे, कल फंसोगे, फंसोगे तो भाई रट लो। बेटा कैसे बनता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा कॉक्स बनता ही चारों से, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा इन चार चीजों से मिलकर बनता है कॉक्स। अच्छा एडजस्टेड परचेज और इसमें फर्क दिख रहा है, किस चीज का फर्क है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। भैया दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो यहां पर भी है, फर्क क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ठीक है जी, और मैंने कहा था बेटा लास्ट लेक्चर में भी, एक काम करते हैं, एक रैंडम फिगर मानते हैं और फटाफट से चीज को समझते हैं। बेटा कोई भी रैंडम फिगर, मान लो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है बिजनेस में 50,000, मैंने उस दिन तो बेटा फिगर आपसे ही कहा था कि आप ही बता दो। नेट परचेसेस दे रखे हैं मान लो मुझे 6 लाख रुपए, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मेरे बिजनेस के 80,000 रुपए। उस दिन बेटा मुझे सारी फिगर्स बच्चों ने बताई थी। ठीक है जी, मेरा काम तो एनालिसिस करना है, मैं एनालिसिस कर दूंगा। बाय नेट सेल्स, क्वेश्चन में मान लो मुझे नेट सेल्स गिवन है बेटा 8 लाख रुपए, और मेरे पास मान लो बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक है बेटा 60,000 रुपए। चलो जी कैलकुलेट करते हैं बेटा कितना ग्रॉस प्रॉफिट आया। ये साइड ज्यादा है 8,60,000 रुपए, और इस साइड का टोटल है 7,30,000 रुपए। मेरे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट आया 1,30,000 रुपए। अब समझते हैं बेटा काम की बात। सेम फिगर बेटा उधर फॉर्मूला में पुट कर दो, ओपनिंग स्टॉक 50,000, परचेसेस 6 लाख, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 80,000 रुपए, और बेटा माइनस कर दो इसमें से क्लोजिंग स्टॉक जो शायद मैंने 60,000 रुपए लिया। ये बेटा बिजनेस में कॉक्स आ गया मेरे पास 6,70,000 रुपए। अब मैं बताता हूं बेटा, रीडिंग सिखाता हूं आपको। अकाउंट्स इज ऑल अबाउट रीडिंग। अगर बेटा अकाउंट्स पढ़नी ही नहीं आती ना, फायदा नहीं है, कुछ फॉर्मूले भी रट लिए तो। देखो जब साल शुरू हुआ तो मेरी दुकान पे 50,000 रुपए का स्टॉक रखा हुआ था। ओपनिंग स्टॉक यही बताता है साल के पहले दिन कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। जब बेटा साल शुरू हुआ मेरी दुकान पे 50,000 रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ था 1 अप्रैल को। मैंने साल भर में 6 लाख का और खरीद लिया। 50 का पहले पड़ा हुआ था, 6 का और खरीद लिया, मेरी दुकान में स्टॉक कितना हो गया, 6.5। इस बेटा 6 लाख का सामान खरीदने के लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, परचेज से रिलेटेड खर्चे। मैंने 80,000 रुपए का खर्चा भी किया, यानी कि ये सामान मुझे 6 का तो पड़ा नहीं है, तो सामान ही मुझे 680 का पड़ा। 680 का सामान पड़ा, 50 का पहले पड़ा हुआ था, यानी कि सामान कितने का हो गया, 730 का हो गया। मेरी दुकान में 7,30,000 रुपए का सामान खचाखच भरा पड़ा। कहता जब साल खत्म हुआ तो 31 मार्च को सामान सिर्फ 60,000 का बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों 730 का सामान था, आखिरी दिन 60 का बचा, कहां गया, 670 का सामान बिक गया। यही तो निकाल रहा हूं मैं, कितने का सामान बिक गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो आपने गुड्स बेचा उसकी कीमत आपको क्या पड़ी हुई थी, मेरे को तो कीमत 670 ही पड़ी हुई थी। 50 की कीमत का सामान तो दुकान पे पड़ा था, 680 की कीमत का सामान और खरीद लिया, 730 का सामान पड़ा हुआ था, आखिरी दिन कितने का बचा, 60 का। तो बाबू बाकी कहां गया, मेरी तो कैलकुलेशन कहती है 730 का सामान होना चाहिए, आखिरी दिन 60 का बचा, तो बाकी कहां गया, 670 का सामान बिक गया। वो बात अलग है कि ये 670 का सामान मैंने 8 लाख में बेचा, कीमत उसकी मुझे 670 ही पड़ी हुई थी। ऐसा तो नहीं होता ना कभी बिजनेस में 8 लाख का सामान 8 में बेच देता हूँ, 8 का खरीद के लाया 8 का बेच दिया, फिर कहां धंधा कर रहे हो। धंधा तो सिर्फ एक ही चीज के लिए होता है, प्रॉफिट। 670 का सामान पड़ा हुआ था, मैंने कितने में बेच दिया बेटा, मैंने 8 लाख में बेच दिया।
समझ में आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब? ठीक है जी। और मैंने तो बेटा फॉर्मूले पे एनालिसिस भी कर दिया और रीडिंग भी करनी सिखा दी। और मेरे प्यारे बच्चों अगर बहुत अच्छे से बात को समझ पाए तो बेटा कॉस्ट एक और तरीके से निकाला भी जा सकता है, सेल्स माइनस जीपी। देख लो बेटा कितनी सेल्स है मेरे बिजनेस में, 8 लाख। और बेटा 8 लाख में से मैंने प्रॉफिट कितना कमा लिया, 1/30, यानी कि मैंने कितनी कीमत का सामान बेचा। बात तो फिर वही है, जब मैंने 8 का सामान बेचा उस 8 में से 1/30 का प्रॉफिट है। अगर मैं इसमें से प्रॉफिट हटा दूं तो मेरी कॉस्ट ही नहीं आ जाएगी बाहर। ठीक है जी। और मैंने आपको उस दिन भी समझाया था, मैं प्योरली मैथ्स का यूज कर रहा हूं। जब मैं ये कर रहा हूं कैसे मैथ्स का यूज कर रहा हूं ये भी बता देता हूं। देखो मैं क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले गया, माइनस में लेकर गया। कैसे बनता है कॉक्स इन चारों से, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। मैं इस क्लोजिंग स्टॉक को इधर ले गया माइनस में। ठीक है। अगर बेटा मेरे को जीपी को इधर लिखना है, कैसे लिखना पड़ेगा, माइनस में। बेटा मैं जीपी को इधर ले गया माइनस में। अब सेल्स माइनस जीपी क्या आया, 670। और बेटा 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 10 किसके बराबर आएगा, 670। मैथ्स है, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। और अगर आप समझदार हो तो बेटा इसका एक और फॉर्मूला भी हो सकता है, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस। कैसे बेटा, अगर क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट हो ही ना, वही ग्रॉस लॉस, तो वो बाय डिफॉल्ट इसी साइड होगा। अगर बेटा क्लोजिंग स्टॉक में इधर ले गया 10 प्लस 10 प्लस 10 माइनस 10 किसके बराबर होगा, सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस के तो बराबर होगा। तो बेटा कॉक्स निकालने के कितने फॉर्मूलाज हैं, 3। समझ आते हैं 3? ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। अब बेटा मैं आगे की बात शुरू करता हूँ। देख लो बेटा 25 मिनट तुम्हारे चक्कर, नहीं समझाऊंगा तो भी जाएंगे, तो चैप्टर जाएगा। इट विल कॉस्ट योर चैप्टर, ध्यान रखना अगर मैं दोबारा रिपीट ना करता। सर अब मेरे को कराने तो थे 8 क्वेश्चन आज, वो 8 क्वेश्चन तो रह ही गए। अब जो मेरे को काम की बात करनी है वो नहीं करूंगा तो होमवर्क नहीं दे पाऊंगा। अब बेटा वो काम की बात कर लेते हैं 20 मिनट लगा, सुनना जी आराम से बातें। बेटा ये जो मैं आज आपको एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ, ये भी बता देता हूँ बेटा, मुझे जब ये शॉर्टकट पता लगा तो बहुत देर हो गई थी। मुझे तो पता लगा भैया सीए करते हुए आईपीसीसी में, ठीक है जी, इंटरमीडिएट लेवल में सीए के मुझे ये शॉर्टकट पता लगा। ठीक है जी। मैं जब 11th क्लास में शॉर्टकट बताता हूँ ना बच्चों को ना, ब्रह्मास्त्र के बराबर है। मुझे मेरी किसी ने 11th क्लास में नहीं बताया, आज भी टीचर्स को नहीं पता है शॉर्टकट, आज भी नहीं पता। ठीक है ना, 12th क्लास में इतना काम का होगा, आज खुद 11th क्लास में इतना काम का होगा, आपको खुद दिख जाएगा। आपके कई क्वेश्चन सॉल्व करा देगा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। तो ये बात बहुत आराम से सुनना और समझना। ठीक है जी। कोशिश करना एक ही बारी में अच्छे से समझ सको बेटा, 10 से 12 मिनट लगाते हैं, एक बारी में अच्छे से करते हैं, 1-2 क्वेश्चन देखते हैं फिर वाइंड अप करते हैं। बेटा मान लो कोई क्वेश्चन आपको कह दे कि आपने एक सामान खरीदा है जिसकी कॉस्ट या कॉस्ट आपको पड़ी है 80 रुपए। ठीक है, मैंने 80 रुपए की कीमत का सामान खरीदा, उसमें बेटा हमने कुछ प्रॉफिट जोड़ा और उससे बन गई सेल्स। या मैं कुछ बेटा अलग नहीं कर रहा हूं, ये देखो मैंने अभी एक फॉर्मूला बनाया था कि कॉक्स कैसे निकलता है, सेल्स माइनस जीपी भी निकल सकता है, ये भी है ये भी है, तीनों तरीके देखे थे। इधर देखना, अगर मुझे सेल्स निकालनी हो तो कैसे बन सकती है, कॉक्स जीपी इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, यानी कि कॉक्स में अगर जीपी जोड़ दें तो सेल्स के बराबर होता है। ये देखो मैंने यही फॉर्मूला लिखा बेटा, कॉक्स में अगर जीपी जोड़ दे सेल्स होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, ये फॉर्मूला कहां से मैंने सबको पता लग गया। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं 2 तरीके से प्रॉफिट को बोलूंगा, मेरी आवाज आप सब तक पहुंच जाए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मैं सेल का 20% कमा रहा हूं, ऐसा बोल सकता हूं? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं सेल्स का 20% प्रॉफिट कमा रहा हूं, इसका 20% नहीं है क्या, बोल सकता हूं? ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं कॉस्ट का 25% कमा रहा हूं, ये रही कॉस्ट, इसका 25% निकाल लो, इसका 25% कितना आएगा, 20 ही तो आएगा।
तो बेटा ये समझ में आया ना, प्रॉफिट को बोलने के दो तरीके हैं। इन टर्म्स ऑफ सेल्स बोला जा सकता है, इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बोला जा सकता है। बोला जा सकता है या नहीं? ठीक है। अब पेपर क्या करता है, अच्छी हरकत है। क्वेश्चन ने दे दिया आपको कॉस्ट, ठीक है, और पता क्या लिखेगा कि आप सेल्स का 20% प्रॉफिट कमा रहे हो। दी कॉस्ट है और कहेगा सेल का 20% कमा रहे हो। तो बच्चा क्या करता है मैं बताता हूं, मैथ्स वाला बच्चा, ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बच्चा होता है, वो कहता है अच्छा कॉक्स प्लस जीपी इज इक्वल टू सेल्स, सेल्स को मान लो एक्स, कुछ ना मिले तो भैया एक्स तो जिंदाबाद, वो हर जगह काम आ जाता है। ठीक है जी, सेल्स को मान लिया एक्स, अगर सेल का 20% कमा रहा हूं तो ये हो गया 0.20x। अब वो क्या करेगा, 80 प्लस 0.20x इज इक्वल टू एक्स, इक्वेशन सॉल्व करने बैठ जाएगा, 0.80x इज इक्वल टू 80, चलो जी एक्स आ गया 100। वो यही करेगा। मैं इससे बहुत अच्छा ब्रह्मास्त्र दूंगा, बहुत ही अच्छा। ये तो कुछ है ही नहीं जिसको आप सोच रहे हो, आओ इससे भी अच्छा सोचेंगे। या पेपर क्या करेगा, सेल्स दे दी 100 और कहेगा कॉस्ट का 25% हमारे देगा सेल, तो प्रॉफिट बताएगा कॉस्ट के सेंस में, देगा अगर कॉक्स तो बताएगा प्रॉफिट सेल्स के सेंस में। बेटा ऐसी सिचुएशन में क्या करेगा बच्चा, कॉक्स को एक्स मानेगा, अच्छा उसका 25% कमा रहा हूं तो ये 0.25x हो गया, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करने लगेंगे। ठीक है, यही करेंगे ना। अब चलो मैं बहुत तगड़ी चीज देता हूं आपको। अच्छा एक बात बताओ, कॉस्ट जनरली कॉस्ट बड़ा होता है या सेल्स बड़ा, क्या होता है? सेल्स बड़ी होती है अमाउंट में हमेशा, क्योंकि जो कॉस्ट होगी उसमें कुछ ना कुछ कमाओगे तभी तो बेचोगे भैया, हमेशा सेल्स बड़ी होती है, ये बात याद रखेगी। चलो फिर ब्रह्मास्त्र ये है कि अगर कभी प्रॉफिट दे 1/2 ऑफ कॉस्ट तो ये हमेशा बराबर होगा 1/3 ऑफ सेल्स के। सेल बड़ी होती है ना, ऑल्दो बेटा ये फिगर तो छोटी है कॉस्ट से, पर आपको सिर्फ किसको देखना है, डिनोमिनेटर को देखो। ये अगर 2 है तो ये 3 कर देगा, अगर ये 1/3 ऑफ कॉस्ट है, ये 1/4 ऑफ सेल्स है, ये 1/4 ऑफ कॉस्ट है, 1/5 ऑफ सेल्स है, 1/5 1/6 1/6 1/7 1/7 1/8 1/8 1/9, कुछ दे दो। ठीक है जी, अब मैं आपको बताऊं, मान लो उसने यही कहा होता कि कॉक्स दिया हुआ है और कहता कि आप सेल का 1/5 कमा रहे हो, सेल का 20% कमा रहे हो, यही कहा ना, सेल का 20% कमा रहे हो, एक्स नहीं मानना बेटा, मैं सेल का 20% कमा रहा हूं, सेल का 20%, 20% का मतलब तो समझते होंगे ना, परसेंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, सेल का 20% परसेंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, 20% को लिख सकता हूं यानी कि 1/5, यानी कि अगर मैं 1/5 ऑफ सेल्स कमा रहा हूं तो मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट कमा रहा हूं, 1/4 तो निकालना है इसका, चलो कल आना। मतलब क्या हो गया बेटे, मतलब ऐसी तो भीड़ है नहीं यार मेरे पास कि मुझे ऐसा पता नहीं लगेगा। दूसरी बात हो भी तो कर देख लियो एक बार, एक दिन में जब सारे बच्चों के नाम याद कर सकता हूँ तो यार कुछ भी कर सकता हूँ यार, इतना तो मतलब इतना मेरा शौक है ना फिर। सर ये बात समझ आती है कि नहीं आती? अच्छे से समझ में आती है। अब अच्छा यही देखो, सेल्स दी है और कह दे आप कॉस्ट का 25% कमा रहे हो, 25% परसेंट हटाने के लिए डिवाइडेड बाय 100, मतलब कॉस्ट का 1/4 कमा रहा हूं, कॉस्ट का 1/4 मतलब सेल्स का 1/5, एरी सेल्स इसका 1/5। चलो जी चलो, क्वेश्चन बताओ, यह शॉर्टकट की ताकत। ठीक है जी, अब बेटा इस पर बेस्ड एक आधा क्वेश्चन तो दिखाई देता हूं, वरना लगेगा कि यार कुछ है ही नहीं। इस पर बेस्ड कम से कम बेटा 15 से 20 क्वेश्चन तो 12th क्लास में है, और 12th क्लास में बहुत सारे नए बच्चे आते हैं, तो दोबारा बताता हूँ तो उनको लगता है कि पता नहीं क्या हाथ लग गया भाई साहब, चिराग ही ना हाथ लग गया भाई साहब, 20 क्वेश्चन हो गया आज, 1 मिनट में 20 क्वेश्चन हो जाते हैं 12th क्लास के, इस चीज की वजह से। वो आपको पता लगेगा जब हम करेंगे। अभी मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 to 8 कराने थे यार, इतना बड़ा तुमने मेरे साथ ब्लंडर करवाया ना आज, क्या बोलूं। एक आध क्वेश्चन तो देख के ही जाएंगे आज पक्का। आओ जी प्यारे बच्चों, इधर देखना चाहिए, सब सामने देखेंगे।
बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 6 कहता है नेट सेल्स हैं 2011 की किसी फर्म की 2,85,000। कहता है जीपी 25% ऑन सेल्स। कह रही है तो है ही सेल्स के ऊपर बेस्ड, छोड़ो कह रही है तो फिर हो ही जाएगा 1 मिनट में। ठीक है, कहीं ना कहीं अब आया क्वेश्चन। ठीक है, ये है वो क्वेश्चन 7th वन। नेट सेल्स दी हुई है बेटा 31 मार्च 15 की किसी फर्म की 6 लाख। जीपी इज 25% ऑन कॉस्ट। दे रखी है सेल्स, जीपी दे रखा है कॉस्ट के सेंस में, तो कोई दिक्कत नहीं प्यारे बच्चों, लगाते हैं 1 मिनट इसको सॉल्व करते हैं। ये गलती मत करियो बाद। बेटा सेल्स दे रखी है 6 लाख और मुझे कह रखा है जीपी क्या है 25% ऑन कॉस्ट। बेटा कॉस्ट का 25%, 25% मतलब 25/100 मतलब 1/4 ऑफ कॉस्ट। बेटा कॉस्ट बड़ा होता है सेल्स, सेल्स बड़ी होती है। अगर कॉस्ट का 1/4 है तो सेल्स का कितना होगा 1/5। जीपी कितना है 1/5 ऑफ सेल्स। ये रही सेल्स, जीपी कितना आ गया 1/5, 1,20,000। सेल में से जब जीपी माइनस कर देते हो आ जाती है बेटा कॉस्ट। वन लाइनर है ये, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। वैसे भी मुझे यहीं तक रखना है बेटा। मैंने ना वैसे भी बता देता हूँ, सबसे पहले लेक्चर में ना इलस्ट्रेशन 1-2 होमवर्क दे दिए थे, 1 और 2। किसी की कोई परेशानी है तो बताओ 1 और 2 में, तो 3rd से स्टार्ट कर देता हूँ अभी। एक आध क्वेश्चन तो करके जाएंगे ही जाएंगे। क्या हुआ, क्या करें, होमवर्क पूछ रहा है, खड़ा कराना है, सीधा बोल यहाँ भी करेंगे खड़ा इसको। चलो चलो इलस्ट्रेशन नंबर 3A बेटा कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फो प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 19। बेटा आपको ओपनिंग स्टॉक देता है 40,000, परचेजेस 4,20,000, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, परचेज के खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कहाँ जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएंगे। 8,000 रुपए एक्सपेंसेस ऑन सेल, सेल के खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं होते, पीएनएल अकाउंट का पार्ट होते हैं। ठीक है जी, देने दो, इग्नोर करो इसको। वेजेस 30,000, हाँ जी बिल्कुल डायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। कहता है ऑल्सो कैलकुलेट कॉक्स एंड जीपी ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेरे को कॉक्स भी निकालना है और जीपी भी निकालना है। देखो मैं तो क्या करता हूं बेटा, ऐसे क्वेश्चन में देखो उसने ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करने को कहा ना, कहे या नहीं कहे, अगर वो ये भी कह देता है ना कि रिक्वायरमेंट में ये है ही, सिर्फ कहता कॉक्स निकाल दो जीपी निकाल दो, 100% केस में मैं बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं। 100% केस में ट्रेडिंग अकाउंट का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसी फिगर होंगी कहे कि नहीं कहे, मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता उस पर क्वेश्चन आसान होगा। आप सब भी ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा क्वेश्चन करते हैं, पूछूंगा मैं आपसे, बताएंगे आप सभी। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड बेटा 31 मार्च 2019 के लिए ये प्रॉफिट था। 31 मार्च 2019 जब ये साल खत्म हुआ, बेटा मैं किस पीरियड के लिए अकाउंट्स बना रहा हूं, 31 मार्च 19 को जो साल खत्म हुआ, यानी कि शुरू कब हुआ होगा 1 अप्रैल 18 को। 1 अप्रैल 18 से लेकर 31 मार्च 19 के लिए ये अकाउंट्स में बना रहा हूं। ध्यान रखना बेटा, अगर ये वर्ड लिखने की आदत ना रही तो नंबर जाएगा, नंबर जाएगा, लिखना ही है। लिख दिया जी बेटा। सबसे पहली आइटम जो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा, क्या लिखूंगा पारस, ओपनिंग अकाउंट, ओपनिंग स्टॉक, टू साइड बाई साइड, टू ओपनिंग स्टॉक लिखो जी फटाफट से। टू ओपनिंग स्टॉक आ बेटा, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन ने मुझे 40,000 रुपए दिया। उसके बाद बेटा टू परचेसेस, बल्कि नेट परचेसेस लिखो तो और बढ़िया है। तो परचेसेस क्वेश्चन में बेटा मुझे 4,20,000 रुपए की परचेसेस भी गिवन। ये दोनों फिगर मैंने लिख दी। आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेस ऑन परचेस, कहां लिखो स्पर्श, एक्सपेंसेस ऑन परचेस टू साइड बेटा।
परचेज से रिलेटेड सारे खर्चे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होंगे, लिखते चलो। टू एक्सपेंसेस ऑन परचेज 8000। आगे बढ़ाते हैं बात को। वेजेस दे रखी है 30,000, एक्सपेंसेस ऑन सेल 15,000 रुपए। राघव कहां दिखाऊं बेटा? एक्सपेंसेस ऑन सेल 15,000। भाई क्या बोलूं, ध्यान क्या रहता है? टू में, हाँ टू में, कहीं जाने ही नहीं। टू नहीं तो भाई बचपन का ट्रू और फॉल्स चला रहा है। दीदी सुनती थी ट्रू फॉल्स, ट्रू उसने आंख दिखाई ने कहा फॉल्स। ट्रू नहीं तो फॉल्स तो है ही आंसर। दो लगेंगे अब तेरे। इधर देख, ध्यान तेरा रहता का है, एक्सपेंस है पहली बात। भैया क्रेडिट साइड में इनकम आती है। भैया ये इस साइड इनकम कह रहा, पहले मैंने सही बोला था, पहले क्रेडिट बोला था, पहले बाय साइड बोला था ना। बाय साइड क्रेडिट साइड होती है ना, क्रेडिट में ना डेबिट में ना। सुन तो ले, सबर तो कर बेटा। क्रेडिट साइड में इनकम आती है, टर्म का नाम है एक्सपेंस ऑन सेल। आ सकता है खर्चा यहाँ। और दूसरी बात, अगर अब तूने कहा डेबिट में दिखा दो, हाँ ठीक है डेबिट में खर्चे आते हैं, पर ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे सिर्फ परचेज के आते हैं। व्हाट है एक्सपेंस ऑन सेल? सेल के खर्चे नहीं आते बेटा। और कोई साइड भी है बीच में लिख दो। चलो जी, वेजेस 30,000। हाँ सर रेखा लिखो, वेजेस 30,000 पक्का जानी है यहाँ तो फिर चल लेता हूं। एक मिनट में रल जाता है, एक मिनट में भाई। वेजेस किसको दी जाती है? फैक्ट्री में काम करने वालों को। परचेस के खर्चे, फैक्ट्री के खर्चे यहीं आएंगे। वेजेस जाएगी यहाँ पर 30,000 रुपये। आगे बढ़ो जी। उसके बाद सेल्स, हार्दिक कहां दिखाऊं बेटा? बाय साइड लिखो जी, सेल्स। बाय सेल्स 6 लाख। अनुज क्लोजिंग स्टॉक है 52,000 का, कहां दिखाऊं? बाय साइड लिखो जी, बाय क्लोजिंग स्टॉक 52,000। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं बेटा? बैलेंसिंग कर दो, कोई भी अकाउंट बंद होगा बैलेंसिंग करके बंद होगा बेटा। ये 4,90,000, 4,98,000 का मुझे दिखाई दे रहा है इस साइड का टोटल। दोनों साइड का टोटल कर रहा हूं रफ में, ये 6,52,000, यही ज्यादा है। दोनों तरफ चिपका दो, 6,52,000 दोनों तरफ चिपका दिए। ठीक है जी, 6,52,000 इन सारे खर्चों का टोटल है बेटा 4,98,000। तो 1,54,000 का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। लिख दो, टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्स टू पी एंड एल अकाउंट, ट्रांसफर्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, इस ग्रॉस प्रॉफिट को मैं ले जाऊंगा पी एंड एल अकाउंट में। जब कल पी एंड एल अकाउंट शुरू करूंगा तो यहीं से करूंगा बेटा। क्वेश्चन ने कहा था ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, बना दिया। क्वेश्चन ने कहा था जीपी निकालो, निकल गया। क्वेश्चन ने कहा था कॉक्स निकालो, निकाल देते हैं। हाँ बेटा, अब ये मत कर देना ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अरे जब सब कुछ सामने है तो सबसे आसान फॉर्मूला लगाओ ना, सेल्स माइनस जीपी। मैंने इतने रुपए की सेल करी 6 लाख, मैंने कितने रुपए कमा लिए उसमें से? 1,54,000। तो मैंने कितने सामान का गुड्स बेच दिया? मुझे तो कीमत 4,46,000 बढ़ी हुई थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आपने गुड्स बेचा उसकी कीमत आपको क्या पड़ी? मैंने 6 लाख का सामान बेचा, अगर उसमें से प्रॉफिट हटा दूं अपना, वही तो आ जाएगा कि मैंने अपनी कितने सामान की कीमत का गुड्स बेच दिया। क्लियर है बेटा? पक्का से? अब आपके लिए यार कुछ जिम्मेदारी है। एक तो इलस्ट्रेशन नंबर 3B से लेकर 6 तक करके आना। 3B, 4, 5 और 6। मैंने 7th क्वेश्चन अभी यहीं कर दिया था, ठीक है ना? आप 6th तक कर लाना, ठीक है? नहीं इलस्ट्रेशन करने हैं बस। 4 है, 3B, 4, 5, 6 सब वन वन लाइनर है ये। आगे जाके सारे क्वेश्चन वन लाइनर है।
ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।